जी तो अभी जो नेक्स्ट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये है स्टेजेस के वेल्डिंग इंस्पेक्शन के दौरान कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और इंस्पेक्शन की कहाँ कहाँ किन किन स्टेजेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है, ये पोर्शन है 1.1.5 एक इम्पोर्टेंट एरिया है। वाइल जब आप इंटरव्यू की स्टेज में भी आते हैं डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर और डिफरेंट सिचुएशंस में, जो इंटरव्यूअर होता है वो भी आपसे एक बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि जब आपने वेल्डिंग इंस्पेक्शन करनी है तो कब कब करनी है, कैसे कैसे करनी है। तो उसमें हम जब उसमें जनरल आंसर देते हैं बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग। बट इसमें अभी वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेगा और बताएगा कि क्यों कौन सा ब्रिटिश और यूरोपियन स्टैंडर्ड है, वो 970 है, इसको कहते हैं स्टेट्स that examination is normally performed on welds in as welded condition. Okay, so ये जो है ना BS 970 जो states बताता है कि जो examination is normally performed हम perform करेंगे in the as welded condition। तो जो ये एक ये जो condition है as welded condition, ये very important है, ठीक है। इसके अंदर वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीसिप के एग्जाम में कि जो BS EN 970 जो स्टैंडर्ड है वो क्या स्पेसिफाई करता है। तो उसमें आपने आंसर डिफरेंट आ जाते हैं, एज वेल्डेड कंडीशन, इन प्रोसेस, बिफोर, ड्यूरिंग। तो उसमें आपने ये जो है एज वेल्डेड कंडीशन को सिलेक्ट करना है। दिस मीन्स द विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ द फिनिश्ड वेल्ड इज अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसको उसने एज वेल्डेड कंडीशन को आगे और एक्सप्लेन कर दिया है कि विजुअल इंस्पेक्शन जो करेंगे हम, वेल्डिंग इंस्पेक्टर जब विजुअल इंस्पेक्शन करेगा of the finished weld is a minimum requirement. However, BS 970 says that the extent of examination and the stages, ठीक है, extent of examination और जो stages हैं when inspection activity is required should be specified by the application standard or by agreement between client and fabricator. Okay, client and fabricator means कि जो आपको प्रोजेक्ट अवार्ड करता है, स्पॉन्सर है, क्लाइंट है, जो आपको स्कोप दे रहा है, ठीक है, वो क्लाइंट हो जाएगा और फैब्रिकेटर हो जाएगा जो फैब्रिकेशन कंपनी है या जो मींस कि जो डायरेक्ट इन्वॉल्व एक्टिविटीज के अंदर वो फैब्रिकेटर, क्लाइंट और फैब्रिकेटर को वो मतलब कि उनके मींस के जो स्टैंडर्ड फर्स्ट ये है कि BS 970 डिफाइन करता है कि जो एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन है वो डिफरेंट स्टेजेस के अंदर किन किन एक्टिविटीज के अंदर होगा वो ये बता देगा। और वो फिर कहता है कि शुड बी स्पेसिफाइड, जो ये शुड बी स्पेसिफाइड बाय द एप्लीकेशन स्टैंडर्ड, एक एप्लीकेशन स्टैंडर्ड जो कि यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आप कौन सी वेल्डिंग कर रहे हैं, कौन सी फैब्रिकेशन के स्टैंडर्ड के ऊपर कर रहे हैं, पाइपलाइंस पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्रोसेस पाइपिंग के ऊपर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, और फैब्रिकेशन आपकी प्रेशर वेसल्स की है, मींस एप्लीकेशन स्टैंडर्ड जो है आपकी प्रोसेस की और उस सिस्टम की क्या एप्लीकेशन है वो डिफाइन करेगा। शुड बी स्पेसिफाइड बाय एप्लीकेशन स्टैंडर्ड और बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन फैब्रिकेटर एंड कॉन्ट्रैक्ट और क्लाइंट एंड फैब्रिकेटर। तो दो कंडीशंस हैं, दो आंसर्स हैं जो कि हमें रिमाइंड रखने हैं। 970 स्पेसिफाई करता है एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। एप्लीकेशन स्टैंडर्ड एक और क्लाइंट और फैब्रिकेटर का एग्रीमेंट। फॉर फैब्रिकेटेड आइटम्स they must have high integrity such as pressure vessels and piping on or large structures. Inspection activity will usually be carried out means will be required throughout the fabrication process जो कि different fabrication processes हो जाते हैं, before welding हो जाता है एक process और during welding है, then after welding है, right? 3 fabrication processes are there: before welding, during welding and after welding. These are the 3 fabrication processes जिसके अंदर हमने वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो होगा वेल्डिंग इंस्पेक्शन कर रहा है जिसको हमने असाइन किया होगा वो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा बिफोर वेल्डिंग, ड्यूरिंग वेल्डिंग और आफ्टर वेल्डिंग में। इंस्पेक्शन एक्टिविटीज एट ईच of these stages of fabrication can be considered the duties of welding inspector and typical inspection checks that may be required as are described in the following section. वो अभी जो फॉलोइंग सेक्शन के अंदर आगे डिस्क्राइब कर रहा है। अभी इसके बाद 1.1.6 जो कि नेक्स्ट सेक्शन है, टिपिकल ड्यूटीज ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर को डिटेल में बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। The relevant standard rules and specification that a welding inspector should be familiar with the start of a new contract or all
the documents he will need to refer during the fabrication sequence in order to make judgments about particular details. ठीक है, what does it mean? It means के जो relevant standard rule और specifications हैं for a welding inspector should be familiar, जो कि welding inspector familiar होना चाहिए at the time of new contract. जो ये new contract जब award होगा, मिल जाएगा काम आपको, किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, जो कि पाइपिंग भी हो सकती है और पाइपलाइन भी हो सकती है, प्रेशर वेसल्स भी हो सकती है, शिपयार्ड भी हो सकता है, ठीक है, बॉयलर भी हो सकता है, वट एवर जो भी आपका स्कोप होगा प्रैक्टिकली, जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका न्यू कॉन्ट्रैक्ट एट द स्टार्ट ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, उसमें आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जो कि डॉक्यूमेंट्स होंगे वो रेलिवेंट स्पेसिफिकेशंस, ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, फिर ही विल नीड टू रेफर, जो कि वो रेफर करेगा ड्यूरिंग फैब्रिकेशन सीक्वेंस। फैब्रिकेशन सीक्वेंस वो है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग, और जो जो आपकी इंस्पेक्शन एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर, इन ऑर्डर टू मेक जजमेंट्स अबाउट पर्टिकुलर डिटेल्स। और टिपिकल डॉक्यूमेंट्स दैट मे नीड टू बी रेफर्ड आर the first, second, third and fourth. So first है application standard or code for visual acceptance criteria. Although most of the requirements for the fabricated item should be specified by national standards, client standards are various QC procedures. Some features are not easy to define precisely and the requirement may be given as to good workmanship standard. ओके जो ये इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन स्टैंडर्ड है, जो पीछे ऊपर वर्ड यूज कर रहा था एप्लीकेशन स्टैंडर्ड, प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपने देखा है, प्रीवियस जो आपके एक अभी कुछ स्लाइड चल रही थी प्रीवियसली मैंने बताया, उसमें एप्लीकेशन स्टैंडर्ड और जो कोड है उसमें वो बता देता है कि उसको थोड़ा सा इधर एलेबोरेट कर देता है कि ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो जाएगा विजुअल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें सारी मोस्टली वेल्डिंग इंस्पेक्टर विजुअल की बात कर रहा होता है, ठीक है, और उसमें क्यूसी प्रोसीजर स्टैंडर्ड्स और सम फीचर्स नॉट इजी टू डिफाइन प्रिसाइजली, जो कि इजी प्रिसाइज नहीं लोग डिफाइन कर सकते हैं, एंड द रिक्वायरमेंट्स में बी गिवन टू एज गुड वर्कमैनशिप कैरेक्टर। तो डिफरेंट प्रोसीजर्स हो जाएंगे, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो एप्लीकेशन स्टैंडर्ड है वो बता देगा कि कौन कौन से प्रोसीजर्स होंगे और कौन कौन सी जो चीजें रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड और कौन कौन सी एज अ गुड वर्कमैनशिप प्रैक्टिस होगी। फिर सेकंड क्वालिटी प्लान और इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, जो वेल्डिंग इंस्पेक्टर है टिपिकल ड्यूटीज के अंदर आएगा उसके, राइट, तो उसमें उसके क्वालिटी प्लान और इंस्पेक्शन चेकलिस्ट को उसने फॉलो करना होता है फॉर द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ इंस्पेक्शन। एक्सटेंट मींस के वो उसको मींस एक्सटेंट ऑफ इंस्पेक्शन जो है इसको मींस के इसका मीनिंग क्या होता है, टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ इंस्पेक्शन। अब आपकी विजुअल इंस्पेक्शन है बिफोर वेल्डिंग है, ठीक है, टाइप बिफोर है, और एक्सटेंट ऑफ इंस्पेक्शन उसके अंदर आप 100% इंस्पेक्शन कर रहे हैं, रैंडमली चेक कर रहे हैं 50%, 5%, ओके, और आप जस्ट रूटीन के अंदर विजिट्स कर रहे हैं, ये एक्सटेंट है। और फिर ड्राइंग्स फॉर असेंबली और फिट अप डिटेल्स एंड डायमेंशनल रिक्वायरमेंट्स, तो ड्राइंग्स होती हैं किसी भी काम को प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, वहां पे ड्राइंग्स आपको दी जाएंगी, वेल्डिंग इंस्पेक्टर को ड्राइंग्स मिलेगी, उसको एश्योर करना है कि जो असेंबली फिटअप डिटेल्स है, जो ये वर्ड है फिटअप, व्हाट डज इट मीन फिटअप? फिटअप मींस कि अब आपके पास एक पाइप और एक एल्बो है, उन दोनों को आपने ज्वाइंट करना है, जब उनकी वेल्डिंग करनी है तो उन दोनों को आपने वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले उन दोनों को मैचअप करवाना है। तो मैचअप करवाने के लिए जो जो उसकी डिटेल्स होंगी, कटिंग और एजेस बनाना, बेवलिंग बनाना, उसको फिटअप बोल देते हैं। और डायमेंशनल रिक्वायरमेंट्स, लेट्स फॉर एग्जांपल डायमेंशनल मींस कि उसकी लेंथ कितनी होगी, पाइप की लेंथ, इट कुड बी 150 mm और 300 mm कि आपने 300 mm के बाद उसको मार्क करके कट करना है, और उसके बाद एल्बो आ जाएगी, फिटिंग्स जो भी आ जाएगी, आप जो उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी एज पर आपकी जो ड्राइंग्स है उसके अकॉर्डिंगली आपने असेंबली फिटअप डिटेल्स और डायमेंशनल रिक्वायरमेंट्स को एश्योर करना है। Quality control procedures, QC procedure. Company QC quality control and quality assurance procedures such as those for document control, material handling, electrode storage and issue, welding procedure specifications, extra, ये QC जनरल procedures हैं जो उसने हल्के बता दिए हैं आपको। डॉक्यूमेंट कंट्रोल हो सकता है, मटेरियल हैंडलिंग है, इलेक्ट्रोड स्टोरेज है, इशू है, और वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशंस हैं। QC प्रोसीजर्स के बाद फिर इसमें अभी वो आपको बताएगा एग्जांपल्स ऑफ द रिक्वायरमेंट्स दैट आर डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली आर सम शेप टॉलरेंसेस, डिस्टॉर्शन, सरफेस डैमेज और अमाउंट ऑफ वेल्ड स्पैटर, ठीक है। तो
इसको थोड़ा सा आप जब रीड करेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने में और अंडरस्टैंडिंग में, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। अब वो कह रहा है कि एग्जाम्पल्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट आर डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली, यानी कि जो ये रिक्वायरमेंट्स जो ऐसी ये एग्जाम्पल्स को कुछ दे रहा है, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स की एग्जाम्पल्स दे रहा है, बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स की एग्जाम्पल्स वो देना चाहते हैं दैट आर डिफिकल्ट, जो कि मुश्किल होती हैं टू डिफाइन, जो कि हम बता नहीं सकते ड्राइंग्स में, डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रिसाइजली और स्पेसिफिकली डिटेल के अंदर। आर सम शेप टॉलरेंसेस, जो शेप्स की टॉलरेंस हो जाती है, और डिस्टॉर्शन, उसके अंदर डिस्टॉर्शन, और सरफेस डैमेज, सरफेस के ऊपर जो डैमेजेस, और मटेरियल्स के ऊपर, एंड द अमाउंट ऑफ वेल्ड स्पैटर। वेल्ड स्पैटर एक टाइप ऑफ वेल्डिंग डिफेक्ट है, तो इसके बारे में वो बता रहा है कि ये एक जनरल ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि जो डिफिकल्ट होती है, दैट आर डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स व्हिच आर और व्हिच कुड बी डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइजली आर बिलो। उसमें आप उसमें वो क्वेश्चन देते हैं, ऑल ऑफ द अबव, ए बी सी आर डी, देन और ई, ऑल ऑफ द अबव, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, उसको वो थोड़ा सा मिक्सअप करके थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना चाह रहा होता है। सो गुड वर्कमैनशिप इज द स्टैंडर्ड, ये जो गुड वर्कमैनशिप की डेफिनेशन को इधर बता रहे हैं, इज द स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। It's very important, really very important, that a competent worker should be able to achieve without difficulty when using the correct tools in a particular working environment. Okay, तो good workmanship, what does it mean? ये एक standard is the standard, ये एक standard है। अच्छी गुड मीन अच्छी वर्कमैनशिप चाहिए, जो लोगों की जो मैनशिप होती है ना, वर्कर्स जो होते हैं, काम करने वाले जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं, और इन्वॉल्व पार्टीज जो होती हैं, गुड वर्कमैनशिप जो है ना, उसको कहते हैं इज द स्टैंडर्ड। वो एक क्राइटेरिया है, वो एक डिफाइंड एरियाज हैं जो कि बताते हैं कि कॉम्पिटेंट वर्कर शुड बी एबल टू अचीव विदाउट एनी डिफिकल्टी when using the correct tools in a particular working environment। ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट में वेल्डिंग उसने अंडर वेटिंग करनी, अंडर वाटर करनी है, अबव ग्राउंड करनी है, अंडर ट्रेंच करनी है, और ओपन एरिया में करनी है, शेडेड एरिया में करनी है, वर्कशॉप में करनी है, हाइट एरिया पे करनी है, एलिवेशन एरिया पे करनी है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो उसमें जो कॉम्पिटेंट वर्कर होगा वो फ्लेक्सिबल होगा, प्रॉपर करेक्ट टूल्स को यूज करके, और गुड वेल्डिंग एनवायरनमेंट के अंदर विदाउट एनी डिफिकल्टी, उसको डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसको हमने एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है कि वो जो काम को विदाउट एनी इश्यूज और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स के उसको कॉम्पिटेंट वर्कर जो है ना प्रॉपरली अचीव कर सके। अब नेक्स्ट है, इन प्रैक्टिस द एप्लीकेशन ऑफ द फैब्रिकेटेड आइटम विल बी द मेन फैक्टर। ओके, the application of the fabricated item will be the main factor that influences what is judged to be good workmanship, or the relevant client specification will determine what the acceptable level of workmanship. Okay, this is general. Okay, nothing specific with the exam. Okay, next reference samples are sometimes needed to give exam guidance about the acceptance standard for details such as weld, surface finish, and toe blend, weld root profile, and finish required for welds that needs to dressed by grinding and finishing और फिनिशिंग। अब वो रेफरेंस एग्जांपल्स हैं जो कि समटाइम्स नीडेड टू गिव गाइडेंस, तो कुछ रेफरेंस सैंपल्स होते हैं जो कि समटाइम्स नीडेड, उनकी जरूरत पड़ती है टू गिव गाइडेंस अबाउट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो होगा। कुछ ऐसी चीजें आती है जैसे वेल्ड सरफेस फिनिश हो गया, टो ब्लेंड हो गया, ये वेल्डिंग की थोड़ी सी वेल्डिंग की डिटेल्स के अंदर वेल्ड रूट प्रोफाइल आ जाएगा कि आपने जो वेल्डिंग करनी है उसकी फिनिशिंग आ जाएगी, वेल्ड की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है ना, वेल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, उसमें जब आप देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वेल्ड सरफेस फिनिश क्या है, टो ब्लेंड क्या है, रूट प्रोफाइल क्या होगा, फिनिश, ये सब चीजें इनको आपको ड्रेस्ड करना है बाय ग्राइंडिंग और फिनिशिंग। सम टाइम कभी वेल्डिंग में कोई इशू आ जाता है तो हम ग्राइंडिंग और फिनिशिंग से उसको क्लियर कर देते हैं। और वेल्डिंग इंस्पेक्टर शुड आल्सो इंश्योर, ये वही चीजें बता रहा है कि गुड कंडीशन हो, कैलिब्रेटेड एरियाज हो, ये उसमें ये सब चीजें को डिफाइन कर। यहाँ पे अभी ड्यूटीज बिफोर वेल्डिंग, ठीक है, जो अभी हम ड्यूटीज ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर के ऊपर बात कर रहे थे, उसमें वो बता रहे हैं कि जो बिफोर वेल्डिंग इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज होंगी, चेक और एक्शन। ठीक है, आपने चेक क्या करना है,
Here they have listed down all the requirements what we need to check before welding and action items ना, उसमें फिर हमने किन किन चीजों के ऊपर एक्शन लेना है, ये चेक आपने यही करना है और आपके एक्शन आइटम ये होंगे। अब मटेरियल को आपने चेक करना है, ठीक है। अब वहां पे उन्होंने पाइप और एल्बो को वेल्ड करना है, तो उसके लिए मटेरियल आपको चेक करना है। मटेरियल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद ड्राइंग और WPS, राइट। तो उसके बाद आइडेंटिफाइड एंड कैन बी ट्रेस्ड टू अ टेस्ट सर्टिफिकेट इन अ गुड सुटेबल कंडीशन फ्री फ्रॉम डैमेज एंड कंटेमिनेशन। यानी आपने जब आप मटेरियल को चेक करना है तो आपको मटेरियल को ये चेक करना है कि इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द ड्राइंग एंड WPS, ठीक है। ये ड्राइंग /WPS है, ये आपको लाजमी चेक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है कि इसमें वो आपसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं और इंटरव्यू में भी पूछते हैं। इंटरव्यूअर जो होता है पूछता है कि मटेरियल में आपने क्या चेक करना है और आप मटेरियल को कैसे क्रॉस वेरीफाई करोगे। आप तो कहना है कि मैंने ड्राइंग अगेंस्ट द ड्राइंग और WPS चेक करना होता है, ठीक है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आइडेंटिफाइड एंड कैन बी ट्रेस्ड टू अ टेस्ट सर्टिफिकेट, यानी कोई भी जो आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए उसके ऊपर, फिजिकल जो पाइप है उसके ऊपर हीट नंबर, मार्किंग और आइडेंटिफिकेशन, और उसको हम ट्रेस कर सकें। एक टेस्ट सर्टिफिकेट, यानी ये टेस्ट सर्टिफिकेट हमें मिलता है मिल मैन्युफैक्चरर से। हमने पाइप को परचेज किया है फॉर एग्जांपल ए कंपनी से, तो वो ए कंपनी कोई भी मतलब जो होगी वो जब मैन्युफैक्चर करती है तो एक टेस्ट सर्टिफिकेट देती है। उस टेस्ट सर्टिफिकेट के साथ उसने आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए फिजिकल मार्किंग की होती है पाइप्स के ऊपर, तो वो ट्रेसेबल होना चाहिए कि ये कहाँ से, इसका सर्टिफिकेट बताएगा कि ये मटेरियल या पाइप जो भी है, फिटिंग, एल्बो, फ्लेंज, वट एवर द मटीरियल इज, वो हमने कहाँ से परचेज किया इन अ गुड सुटेबल कंडीशन फ्री फ्रॉम डैमेज एंड कंटेमिनेशन। ओके, फ्री एंड डैमेज और कंटेमिनेशन से फ्री होना चाहिए। ये मटेरियल चेक कर लिया, उसके बाद आप चेक करेंगे वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन WPS। ये इसकी short form है WPS, welding procedure specifications have been approved and are available to weld and inspectors। यानी कि जो WPS होंगे वो वेल्डर के पास और इंस्पेक्टर्स यानी वेल्डर्स एंड इंस्पेक्टर्स रेडीली, वो यानी कि फर्स्ट अप्रूव हो चुके हैं एंड आर अवेलेबल, यानी दो कंडीशंस आ जाएंगी वेल्डिंग प्रोसीजर्स के लिए जो कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर ने चेक करनी है कि वो इन प्लेस है या नहीं है। फर्स्ट आ जाएगा कि जिस WPS अप्रूव्ड है, सेकंड एंड अवेलेबल है, यानी अप्रूव्ड एंड अवेलेबल ये दो चीजें हैं। उसमें फिर किस किस के लिए फिर वेल्डर्स एंड इंस्पेक्टर्स, जो कि वेल्डर्स को भी अवेलेबल होने चाहिए और इंस्पेक्टर्स को भी अवेलेबल होने चाहिए। वेल्डिंग इक्विपमेंट, जो वेल्डिंग इक्विपमेंट है उसकी कंडीशन हम चेक कर लेंगे इन सूटेबल कंडीशन एंड कैलिब्रेटेड एज अप्रोप्रिएट। फिर वेल्ड प्रिपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद द WPS एंड और ड्राइंग्स। ये जो ना एंड और जो का वर्ड यूज करें, एंड मीन मैंडेटरी हो जाएगा इन एडिशन, और का मीनिंग आ जाएगा कि जी ओके इट्स नॉट मैंडेटरी ना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड इवन। तो वेल्ड प्रिपरेशन आपने अगेंस्ट WPS और फिर समटाइम ड्राइंग्स के हिसाब से भी दोनों को आपने को रिलेट करना है, ड्राइंग और WPS के अकॉर्डिंग आपने चेक करना है। वेल्डर क्वालिफिकेशन, identification of welders qualified for each WPS to be used, ठीक है। all welder qualification certificates are valid in date, okay, valid होने चाहिए certification qualification certificates। और फिर जो ये बोल रहा है कि जी welders qualified for each WPS to be used, अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमने कोई मटीरियल प्रोजेक्ट मिल गया है तो उसके अंदर डाइवर्सिफाइड मटेरियल्स हैं और हमने 10 WPS अगर यूज करने हैं, ठीक है, तो फिर हर वेल्डर जो होगा वो ईच WPS के अगेंस्ट अप्रूव होना चाहिए। ये वेल्डिंग इंस्पेक्टर की बिफोर वेल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू चेक करना। वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स, दोज टू बी यूज्ड आर एज स्पेसिफाइड बाय द WPS। ओके, कंज्यूमेबल जो है ना, ये वेल्डिंग कंज्यूमेबल जो रॉड, फिलर, इलेक्ट्रोड, वट एवर, गैस, जो सारी चीजें हैं वो आपको वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के ऊपर लिखी होगी और आर कंट्रोल्ड स्टोर्ड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रोसीजर्स। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर, जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर है उसके अकॉर्डिंग ये स्टोर हो रहे हैं, हैंडल हो रहे हैं। फिर फिटअप हम चेक कर लेंगे इन अकॉर्डेंस विद द ड्राइंग, स्पेसिफिक टैक वेल्ड जो होते हैं टैक वेल्ड, वर्कमैनशिप, स्टैंडर्ड ऑफ वेल्ड फेसेस चेक कर लेंगे, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, कंटामिनेशन एंड डैमेज, फ्री हीट इफ रिक्वायर्ड, मिनिमम टेम्परेचर हम चेक कर लेंगे, शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द W। जी, अभी जो ड्यूटीज ड्यूरिंग वेल्डिंग वो तो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है, ड्यूटीज बिफोर वेल्डिंग, नाउ वी विल कम टू ड्यूटीज ड्यूरिंग वेल्डिंग।
check and action item, this is the same tabulated ना, what are these are the check items and these are the action items. ओके हमने ये चीजें चेक करनी है लिस्टेड डाउन, और इन चीजों के ऊपर हमने एक्शन लेना है जो कि क्रॉस वेरीफाई करना है. साइट और फील्ड वेल्डिंग, साइट और फील्ड वेल्डिंग, राइट, इस साइट और फील्ड वेल्डिंग भी है, ये हमने चेक कर लेना है कि जी ये जो साइट और फील्ड वेल्डिंग है उसको चेक कर लेना है ड्यूरिंग वेल्डिंग के अंदर, साइट और फील्ड. ओके मींस इसमें कुछ शॉप के अंदर भी हो सकता है, वर्कशॉप के अंदर भी हो सकता है और फील्ड वेल्डिंग भी हो सकती है. एंश्योर वेदर कंडीशंस आर सूटेबल, जो कि हवाई जो एनवायरनमेंट की, वेदर की, मौसम की जो कंडीशन है सूटेबल, कंप्लाई विद द कंडीशंस, विल नॉट अफेक्ट द वेल्डिंग. अब ये ना हो कि बारिश हो रही है और जनाब फील्ड में ओपन एरिया में वेल्डिंग कर रहे हैं और बाहर वो वर्कशॉप में या किसी भी ले डाउन में वेल्डिंग हो रही है तो वो प्रॉपरली कवर्ड नहीं है. ठीक है, तो हमने जो हवा की कंडीशन है, बारिश है, पानी है, क्लीनलीनेस है, वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ठंडा ना हो, ये ना हो कि वहां पे बाहर बर्फ जम रही है और वहां पे वो वेल्डिंग स्टार्ट करते. ठीक है, तो और एक ये नहीं है कि बाहर जनाब टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो और वहां पे वो वेल्डिंग स्टार्ट की है. कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए ना, जो कि वेल्डिंग की प्रॉपर्टीज और कंडीशंस को अफेक्ट नहीं करेगा. वेल्डिंग प्रोसेस को हमने चेक कर लिया इन अकॉर्डेंस विद द डब्ल्यूपीएस के, जो वेल्डिंग प्रोसेस यूज किया जा रहा है साइट पे, फील्ड पे. ठीक है, GTW है, जिटाव है, स्माव है, कौन से वाला प्रोसेस जो वेल्डर यूज कर रहा है या कंस्ट्रक्शन वाले जो यूज करने जा रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू WPS होना चाहिए. प्री हीट क्या है, इफ रिक्वायर्ड ना, मिनिमम टेम्परेचर इज बीइंग मेंटेन इन अकॉर्डेंस विद द WPS. प्री हीट मींस कि जब हमने वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले उसको गर्म करना है, उसके ऊपर हीट अप्लाई करनी है. इफ रिक्वायर्ड व्हाट डज इट मीन, इट इज नॉट मैंडेटरी. अगर WPS जो है वो बता देता है कि मिनिमम टेम्परेचर इज बीइंग मेंटेन, समटाइम क्या होता है कुछ ऐसे मटेरियल्स आ जाते हैं हैवी थिकनेस के उसके अंदर, और कुछ मटेरियल वाइज भी और कुछ थिकनेस वाइज भी उसमें इफेक्ट पड़ता है. तो वो मटेरियल अगर रिक्वायर्ड होता है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन जो हमने वेल्डिंग इंस्पेक्टर ने इम्प्लीमेंट करना है वेल्डर्स के ऊपर और कंस्ट्रक्शन के ऊपर, उसमें अगर लिखा हुआ है कि आपने वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले प्री हीट करना है, अगर वहां पे प्री हीट टेम्परेचर 45 डिग्री है और वो विदाउट प्री हीट स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट इज वेल्डिंग इंस्पेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, जो कि उसने इंश्योर करना है कि प्री हीट जो है वो मेंटेन हुआ है नहीं हुआ. इंटरपास टेम्परेचर क्या होता है कि वो जब वेल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, डिफरेंट लेयर्स स्टार्ट हो गई हैं, एक 5 to 10 मिनट्स मतलब के इसमें हो गए हैं इन प्रोसेस के अंदर. ठीक है, इंटरपास टेम्परेचर, डिफरेंट पासिस के दरमियान टेम्परेचर, जो वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर मैक्सिमम टेम्परेचर दिया हुआ है. ठीक है, और यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे जब प्री हीट के लिए मिनिमम टेम्परेचर की बात करें और इंटरपास टेम्परेचर के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर, सो दीज टू मिनिमम वर्ड एंड मैक्सिमम वर्ड यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट. ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैक्सिमम इंटरपास टेम्परेचर की वैल्यू मैक्सिमम होती है और मिनिमम होती है. ये मैक्सिमम टेम्परेचर की बात होगी. इंटरपास मैक्सिमम होगा, जैसे कि इंटरपास टेम्परेचर WPS बोलता है कि 250 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम. उससे ऊपर होगा तो वेल्डिंग इंस्पेक्टर विल चेक. इफ इट इज मोर देन 300 वी विल नॉट अलाउ देम टू प्रोसीड द वेल्डिंग एक्टिविटीज. वेल्डिंग कंज्यूमेबल्स इन अकॉर्डेंस विद द WPS and being controlled as per procedure. Welding parameters, then parameters, these parameters are very important everywhere. These questions will be asked. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जी current voltage travel speed are in accordance with the WPS. root run, okay, ये जो root run है ये आपने चेक करना है. रूट रन जो कि रूट कैसा लगा है, विजुअली एक्सेप्टेबल टू कोड बिफोर फिलिंग द जॉइंट फॉर सिंगल साइडेड वेल्ड्स. तो ये थोड़ा सा आगे जाके सिंगल साइडेड वेल्ड्स क्या होते हैं थोड़ा और आपको डिटेल में पता चल जाएगा. यानी जब आपने वेल्डिंग स्टार्ट करनी है घरों के अंदर, अब आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि घरों में आपके वेल्डर को लेकर के आप कहते हैं कि यार ये प्लेट है तो इस पे वेल्डिंग करनी है, तो उस पे एक साइड से वो वेल्डिंग कर रहे हैं तो वन साइड सिंगल साइडेड वेल्ड्स हो जाएंगे, अदर साइड से नहीं. गोजिंग एंड ग्राइंडिंग बाय एन अप्रूव्ड मेथड एंड टू हैव गुड वर्कमैनशिप स्टैंडर्ड. वर्कमैनशिप मीन्स के वो बंदे को एक्सपीरियंस होना चाहिए, गुड वर्कमैनशिप स्टैंडर्ड होना चाहिए, अप्रूव्ड मेथड होना चाहिए. गोजिंग और ग्राइंडिंग, ये नहीं है कि जी ग्राइंडिंग आपने करनी है आप उठा के एक तरफ से स्टार्ट करो दूसरी तरफ तक पूरा खत्म ही कर दो सारा, ऐसे नहीं करेंगे. वो एक अप्रूव्ड प्रोसीजर होगा जो कि वेल्डिंग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने किसको इंप्लीमेंट करवाना है. इंटर रन क्लीनिंग, और इंटर रन क्लीनिंग भी आपने मेंटेन करनी है. गुड स्टैंडर्ड वेल्डर अप्रूवल और रजिस्ट्री टू बी क्वालिफाइड WPS यूज्ड. ओके, आफ्टर वेल्डिंग ये फाइनल स्टेप है
बिफोर भी डिस्कस कर लिया, ड्यूरिंग भी और आफ्टर वेल्डिंग भी। अब इसमें चेक पॉइंट्स ये हैं और एक्शन आइटम ये हैं। वेल्ड आइडेंटिफिकेशन, जब वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी इज मार्क्ड विद द वेल्डर आइडेंटिफिकेशन। किस वेल्डर ने वेल्डिंग की है हमने उस वेल्डिंग के पास मार्किंग करनी है एंड इज अकॉर्डेंस विद द ड्राइंग एंड वेल्ड मैप। Weld appearance, ensure welds are suitable for all and the profile cleanliness extra visual inspect, usually inspect welds and in sentence with the okay dimensional survey check कर लेंगे आप, check dimensional survey are in accordance with the drawing, drawings ensure any modification are included on the as built drawings। तो ये जो drawings ये जो है इसका मीनिंग क्या होता है, डायमेंशनल सर्वे आपने चेक कर लेना है, डायमेंशन चेक कर लेते और ड्राइंग्स का क्या मीनिंग है। इसमें वो एक्शन आइटम क्या है, आपने वेल्डिंग इंस्पेक्टर के क्या एक्शन होने चाहिए, एंश्योर एनी मॉडिफिकेशंस आर इंक्लूडेड ऑन एज बिल्ट ड्राइंग्स। तो ये जो टर्म है ना एज बिल्ट, यानी कि अब आपको मैं थोड़ा सा इजी वर्ड्स में समझाता हूँ कि जो ये इसका मीनिंग है कि ड्राइंग्स के ऊपर वेल्डिंग इंस्पेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने इंश्योर करना है any modifications are included on as built drawings। और ये जो ड्राइंग है as built ये एक लास्ट स्टेज हो जाती है ड्राइंग की। अब हमारे घर में हमने घर को कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है, हम कहते हैं कि यार उसकी आपने जो फ्लोर है उसको हमने 4 मीटर लेंथ और 25 मीटर विड्थ वाइड रखना है, ठीक है, ये हमारा फर्श होना चाहिए, फ्लोर होना चाहिए 4x25 मीटर्स। लेकिन क्या हुआ कि जब हम उसको फिजिकली हम उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करने लगे तो दरमियान में क्लैशेस आ गए, किचन आ गया, वॉशरूम आ गया, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गई, तो उसमें हमने उसको रीरूट किया, चेंज किया। ड्राइंग के अंदर 4x25 था तो वो चेंज होके 2x20 हो गया, ठीक है, लेंथ भी और विड्थ दोनों कम हो गया। तो जो आपकी एक ड्राइंग के ऊपर थी वो 4x25 था, आपने उसको चेंज करवाना है, रिकॉर्ड करना है 2x20 के ऊपर। ये मॉडिफिकेशंस हैं, इंश्योर करना है वेल्डिंग इंस्पेक्टर ने कि फिटिंग्स, डायमेंशनल चेंजेस, कुछ भी रूट के ऊपर चेंजेस आ रही हैं वो सब आपने ड्राइंग के ऊपर एज बिल्ट करवाना है। ये एज बिल्ट ड्राइंग है, ओके। एनडीटी, इंश्योर ऑल एनडीटी इज कंप्लीट and reports are available for record repairs, monitor in accordance with the procedure, PWHT if required, NDT क्या नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है, फिर repairs है, फिर PWHT है, फिर pressure और load test if required है, documentation records है, ओके। सो NDT आपने पूरा NDT में कुछ भी आपने उसकी एग्जामिनेशन, NDT मीन्स नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, ensure all the non destructive testing is complete and reports are available for record, repairs monitor in accordance with the procedure, PWHT monitor for compliance with procedure, check chart record, pressure or load test if required, ensure test equipment is calibrated। जब आपको load test अगर WPS के accordingly required है, pressure test करना है वेल्डिंग का, टेस्ट इक्विपमेंट कैलिब्रेटेड होना चाहिए, और मॉनिटर टेस्ट टू इंश्योर विद द प्रेशर कोड, इंश्योर टेस्ट रिपोर्ट्स आर अवेलेबल, ठीक है। प्रेशर टेस्ट मींस क्या होता है कि जब आपने एंड टू एंड वेल्डिंग कर दिया तो आप उस सिस्टम को, उस पाइप को, उसके अंदर पानी या एयर डाल के उसको प्रेशर करोगे, प्रेशर दोगे आप 50, 20, 40, 100 psi वट एवर टेस्ट प्रेशर देंगे वेल्डिंग को। जब आपने प्रेशर देना है तो चेक करना है कि जो जॉइंट्स है वो ओके, एक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल है, वो वेल्डिंग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो कि टेस्ट इक्विपमेंट आपने चेक कर लेना है कि हमने जो प्रेशर देने के टेस्ट इक्विपमेंट देना है, यूज करना है, वो ठीक है नहीं ठीक है। मॉनिटर टेस्ट, जो टेस्ट को मॉनिटर करना है, कंप्लायंस विद द रिपोर्ट्स, प्रोसीजर्स, कोड और रिपोर्ट्स आर अवेलेबल। डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड्स, ensure all reports and records are complete and collated as required, okay। तो हमने ये सारा कुछ इंश्योर करना, रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स आर कंप्लीट एंड कोलेटेड एज रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड। 1.7 चैप्टर 1 एग्जामिनेशन रिकॉर्ड का लास्ट सेक्शन है। तो हमारा जो चैप्टर 1 है, ठीक है, Cswip 3.1 पे चैप्टर 1 का उसका लास्ट सेक्शन, अभी हम उस लास्ट स्लाइड के अंदर आ जाते हैं, लास्ट सेक्शन के अंदर, जो कि एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स है। द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एग्जामिनेशन रिकॉर्ड्स, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप ऑफ फैब्रिकेशन, ठीक है, जो कि मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट और टाइप ऑफ फैब्रिकेशन के ऊपर कौन कौन से रिकॉर्ड्स और इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स होंगे, ये वेरी करेंगी, ठीक है। And there is frequently no requirements for a formal record. When an inspection record is required, it may be necessary to show that items have been checked at
the specified stages and has satisfied the accepted criteria. ठीक है, acceptance criteria वो satisfy कर रहे हैं और record available होना चाहिए. The form of this record will vary, possibly a signature against each an activity on an inspection checklist or on a quality plan, or it may be as an individual inspection report for each item. ठीक है, तो इंस्पेक्शन फॉर्म जो होगा वो वेरी करेगा, जो पॉसिबल एक सिग्नेचर होगा ऑन एनी एक्टिविटी ऑन इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, जो कि इंस्पेक्शन चेकलिस्ट भी हो सकती है, क्वालिटी प्लान भी हो सकता है, और इट मे बी एन इंडिविजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट फॉर ईच आइटम. फॉर इंडिविजुअल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स BSEN 970 जो है ना, ये लिस्ट डाउन करता है फॉर इंक्लूजन सच एज. जब आपने एक टिपिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी है तो ये जो स्टैंडर्ड है ये आपको लिस्ट करता है, ये टिपिकल जो डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं उसके बारे में बताता है. ठीक है, तो अभी आपका जो ये है नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, तो जो नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर है ये क्या है, इसमें नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, फैब्रिकेटर, किसने फैब्रिकेशन किया, कैसे किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन आइटम जो है वो भी है, फिर उसके बाद मटेरियल एंड टेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं, टाइप ऑफ जॉइंट है, ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, लोकेशन है, एंड टाइप्स ऑफ इम्परफेक्शन, नॉट एक्सेप्टेड और इट मे बी नेसेसरी टू इंक्लूड अ एक्यूरेट स्केच, और नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इंस्पेक्टर और डेट. नेम एग्जामिनर, एग्जामिनर नेम, इंस्पेक्टर हो जाएगा, जो भी एग्जामिनर है, इंस्पेक्टर है, और डेट ऑफ इंस्पेक्शन. ये सब चीज़ें आपने लिस्ट डाउन करनी है. तो हमारा ये एग्जामिनेशन रिकॉर्ड देख लिया, जो कि अभी मैं इसको रिकैप करता हूँ. सारी जो हमारे चैप्टर 1 था Cswip 3.1 का, ड्यूटीज आफ्टर वेल्डिंग आ जाएगा, और इधर वेल्डिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग है, दिस इज बिफोर वेल्डिंग. ओके, एंड हियर वी विल गो इन द टिपिकल ड्यूटीज ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर जो कि देख चुके हैं हम, और ये स्टेजेस व्हेन आर रिक्वायर्ड, एड्स टू विजुअल इंस्पेक्शन, दिस इज in the first lecture it was there. Okay, access requirements, this is angle and this is the distance. ओके, एक्सेस है 970 है, ये आपको देखना है, और वेल्डिंग इंस्पेक्शन पर्सनल की रिक्वायरमेंट्स, और ये BSEN 970 को आपको माइंड में रखना है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ 970, नॉन डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन, विजुअल एग्जामिनेशन, और ये टिपिकल ड्यूटीज ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर. ठीक है, सेक्शन 1 था टिपिकल ड्यूटीज ऑफ वेल्डिंग इंस्पेक्टर, जो कि हमारा फिनिश हो गया. अब इसमें ये डिफरेंट सेक्शंस हैं, थोड़ा इंडेक्स के थ्रू चलते हैं हम. All right, here we go, just once, here we go, here, यहाँ पे. So chapter 1 typical duties of welding inspector. ठीक है, ये हमने देख लिया. अभी नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा टिपिकल टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड डेफिनेशंस. इसके सेक्शन 2 है 2.1 अप टू 2.8, जिसमें के टाइप्स ऑफ वेल्ड्स, type of joints, feature of completed weld, weld penetration, size of butt welds, fillet welds, weld position, weld slope, rotation and weaving. ये मोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगे, सेकंड चैप्टर के अंदर भी हम जाएंगे. तो फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा वो ओवर हो गया. आई बिलीव इट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन जो भी मतलब कि अभी परस्यू करना चाह रहे हैं इस एग्जाम के लिए.